जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है महिंद्रा ग्रुप द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सक्सेस, हिस्ट्री एंड बिजनेस एम्पायर। और हमने जिस वक्त B6E और XEV9E के ऊपर हमने अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर किया था, एंड देन हमने महिंद्रा की फैक्ट्री जहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ बनती हैं वो भी देखी थी। तो आपकी तरफ से हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भाई आप मिस कर रहे हैं, आप महिंद्रा की जो केस स्टडी है, जो उनकी हिस्ट्री है, उसको देखिए। सो ग्लोबल स्टोरीज़ की ये वीडियो है जी, और हम इनकी वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर हमें द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सक्सेस और फिर उनकी हिस्ट्री एंड बिजनेस एम्पायर के बारे में जानने का मौका मिल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलते हैं, चल के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद करते हैं आपसे गपशप। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। महिंद्रा एंड मोहम्मद, इसी नाम से शुरुआत हुई $21 बिलियन के महिंद्रा ग्रुप की। सपना तो था टाटा से भी बड़ा एक स्टील प्लांट लगाने का, जिसे पूरा करने के लिए इसके फाउंडर जेसी महिंद्रा का घर तक बिक गया। और जब कंपनी अपने पैर पर अभी खड़ा होने की कोशिश ही कर रही थी, उसी दौरान उनके दोस्त और पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद उनका साथ छोड़कर पाकिस्तान चले गए। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स ने एक बड़ा सपना देखा, जिसे आज उनके ग्रैंडसन आनंद महिंद्रा ने पूरा करके दिखाया है। महिंद्रा का नाम सुनते ही शायद आपको थार, XUV 700 और ट्रैक्टर्स का ख्याल आता होगा, लेकिन आज महिंद्रा ग्रुप कार्स, बसेस, ट्रक्स, प्लेन्स, ट्रैक्टर्स और बोट्स बनाने के अलावा सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर में भी एक बड़ा नाम है। एक तरफ जहां ये जावा, SD और BSA जैसी वर्ल्ड फेमस 2 व्हीलर कंपनीज को ओन करती है, वहीं दूसरी तरफ ये इटली की फेमस कार डिजाइन कंपनी पिनिनफेरिना का भी मालिक है, जो फेरारी और माजराटी जैसी दिग्गज कंपनीज के कार्स को डिजाइन करती है। आखिर आनंद महिंद्रा ने ऐसा क्या कर दिया कि एक छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी 100 से भी ज्यादा देशों में काम करने वाली एक ग्लोबल ब्रांड बन गई। आज की इस वीडियो में हम आपको महिंद्रा कंपनी की हिस्ट्री और बिजनेस एम्पायर के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी के इस सफर की शुरुआत होती है 1892 में, जब पंजाब के लुधियाना शहर में इस कंपनी के फाउंडर जगदीश चंद महिंद्रा का जन्म हुआ। वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और बचपन में ही अपने पिता को खो देने की वजह से परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। अब उस समय जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई बहनों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अंग्रेजों का राज था और एक आम इंडियन के लिए अच्छी शिक्षा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन उस दौर में भी जेसी महिंद्रा ने पढ़ाई लिखाई के महत्व को अच्छी तरह समझ लिया था। इसलिए उन्होंने VJTI से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और अपने छोटे भाई कैलाश चंद महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर एक अच्छी जॉब मिल गई और वहाँ साल 1929 से 1940 तक उन्होंने काफी शिद्दत से काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार ने उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त कर दिया। और बात अगर उनके छोटे भाई कैलाश चंद महिंद्रा यानी केसी महिंद्रा की करें, तो कैम्ब्रिज में पढ़ाई पूरी होने के बाद वह कुछ सालों तक अमेरिका में ही जॉब किए और 1942 में उन्हें अमेरिका के अंदर इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बना दिया गया। और फिर 1945 में जब वह वापस लौटकर इंडिया आए, तो सरकार ने उन्हें इंडियन कोल फील्ड्स कमेटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया। हालांकि उसके बाद भी महिंद्रा ब्रदर्स को कई सरकारी और निजी संस्थाओं में काफी बड़े बड़े पद ऑफर हुए, लेकिन अब उनकी सोच बदलने लगी थी। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और उन्हें यकीन था कि हम जल्दी ही अपनी आजादी हासिल कर लेंगे। साथ ही वो इस बात को भी अच्छी तरह समझते थे कि भारत के आजाद हो जाने के बाद देश के अंदर स्टील इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो करने वाली है, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करना इतना आसान नहीं था। एक बड़ी रकम की जरूरत थी, जिसे इकट्ठा करने के लिए दोनों भाइयों ने अपना घर बेच दिया और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया। और यहीं से शुरुआत हुई महिंद्रा ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की। आज भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय दोनों महिंद्रा भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब स्टील कंपनी बनाने का सपना देखा था। लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि जब देश का पार्टीशन हुआ तो मलिक गुलाम मोहम्मद भारत छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए और उनके इस फैसले ने महिंद्रा ब्रदर्स को हिला कर रख दिया, क्योंकि
क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। लेकिन शायद गुलाम मोहम्मद जी को पाकिस्तान में ही अपना फ्यूचर दिखा और उनका ये फैसला शायद सही भी साबित हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए। अब गुलाम मोहम्मद की पूरी हिस्सेदारी खत्म होने के बाद एक तरफ जहां फंड की दिक्कत होने लगी, वहीं कंपनी के नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया। वैसे तो कंपनी का नाम बदलना कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी और इसके रीप्रिंट पर फालतू खर्च करने की बजाय कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया, ताकि इसका शॉर्ट नेम M&M ही रहे और पुरानी स्टेशनरी भी वेस्ट ना जाए। लेकिन वो दौर महिंद्रा कंपनी के लिए काफी मुश्किलों भरा था और ज्यादातर लोग तो यही सोच रहे थे कि अब कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स लगातार कंपनी को चलाने का प्रयास करते रहे और आखिरकार दोनों भाइयों की वो मेहनत रंग लाई, जिसके चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा डूबने से बच गई। अब यूं तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री के अंदर ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा करने का इरादा था जो उनसे पहले भारत में किसी और कंपनी ने ना किया हो, और यहीं पर केसी महिंद्रा के विदेश में रहने का एक्सपीरियंस काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा अमेरिका की सड़कों पर जीप को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे और वे इंडिया में भी इसको लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, महिंद्रा ने साल 1947 में विलीज कंपनी से बात की और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो विलीज जीप्स को इंडिया में ही असेंबल करके बेचने लगे। चूंकि ये जीप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री के लिए डिजाइन की गई थी, इसलिए इसकी मजबूत बनावट और हाई ग्राउंड क्लियरेंस उस समय भारत की खराब सड़कों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इसलिए लोगों के बीच ये जीप काफी पॉपुलर हो गई और धीरे धीरे महिंद्रा की इमेज एक ऑटोमोटिव कंपनी के रूप में बनने लगी। फिर साल 1951 में जेसी महिंद्रा और 1963 में केसी महिंद्रा की जब डेथ हुई, तब महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने देश की एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी, जिसके बाद इस कंपनी की बागडोर केसी महिंद्रा के बेटे केशव महिंद्रा को सौंपी गई। हालांकि अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद साल 1947 से ही वो अपने पिता की हेल्प करने लगे थे, लेकिन जब कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई, तब वह बिजनेस को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करने लगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने ट्रैक्टर बिजनेस से की। दरअसल जीप मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस से महिंद्रा ग्रुप का झुकाव ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ कुछ ज्यादा ही होने लगा और साल 1963 में अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में महिंद्रा ने B275 ट्रैक्टर को लॉन्च किया और इसके अलावा तमाम तरह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी बनाने लगे। लेकिन गौर करने वाली एक बात और भी है कि उसी दौरान महिंद्रा परिवार में वो चिराग भी जल चुका था, जिसकी रोशनी में महिंद्रा ग्रुप का रेवेन्यू 80 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाला था। जी हाँ दोस्तों, जेसी महिंद्रा के बेटे हरीश महिंद्रा के घर आनंद महिंद्रा का जन्म हो चुका था और वो अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए ऊटी के फेमस लॉरेंस स्कूल जा चुके थे। खैर, उनकी बात आगे हम डिटेल में करेंगे। केशव महिंद्रा के लिए बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 60s में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और लाइसेंस राज की वजह से अपने मुताबिक काम करना पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ तक कि कितने जीप और ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन करना है, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। लेकिन ऐसे चैलेंजिंग माहौल में भी उन्होंने कंपनी के ग्रोथ को बरकरार रखा और 80s के दशक में महिंद्रा ने अपने बिजनेस को भारत के बाहर भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। साल 1986 में टेक महिंद्रा की शुरुआत हुई, जो आज महिंद्रा की दूसरी सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी होने के साथ ही इंडिया के टॉप 5 IT कंपनीज में अपनी जगह रखती है। और फिर आया 90s का वो दशक जब महिंद्रा ने हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे बिल्कुल नए स्पेस में एंटर किया और 96 में क्लब महिंद्रा हॉलीडेज की शुरुआत की गई। दरअसल केशव महिंद्रा जी 40 इयर्स की एज में कंपनी के चेयरपर्सन बनाए गए और साल 2012 तक, यानी कि अगले 48 इयर्स तक वो इस पद पर बने रहे। दोस्तों, अब शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि महिंद्रा कंपनी में जो कुछ भी अच्छा हुआ वो सब कुछ तो केशव महिंद्रा जी के समय में ही हो गया था, तो फिर आनंद महिंद्रा ने किया ही क्या? बहुत कुछ किया दोस्तों, वरना महिंद्रा ग्रुप आज जैसी है वैसी नहीं रहती। हालांकि यंग एज में उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी को अपना कैरियर बनाना चाहते थे। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट करके वापस आने के बाद 81 में आनंद महिंद्रा को अपने स्टील डिवीजन महिंद्रा यूजीन स्टील को एक आम एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करना पड़ा। उन्हें इस काम में मजा आने लगा और वो धीरे धीरे एक एक पायदान ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। 91 में उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, 97 में मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर साल 2001 में कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। फिर अगस्त 2012 वो समय आया जब उनके अंकल केशव महिंद्रा ने चेयरमैन पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। असल में लिबरलाइजेशन से पहले, या यूं कहें कि आनंद महिंद्रा के एक होल्डिंग पोजीशन पर पहुंचने से पहले, महिंद्रा कंपनी ने अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई तो कर लिया था, लेकिन उनके ज्यादातर बिजनेसेस किसी विदेशी कंपनी के रहम पर चल रही थी। विलीज के लाइसेंस पर वो जीप बेच रहे थे, इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ जेवी में वो ट्रैक्टर बना रहे थे, यहाँ तक कि उनकी IT फर्म टेक महिंद्रा भी ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी। अपना कुछ भी नहीं था, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी।
लेकिन आनंद महिंद्रा का अंदाज ही अलग है। उनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है। उन्हें किसी के सहारे पर कंपनी को आगे नहीं ले जाना था। उनके अग्रेसिव डिसीजंस और फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच की वजह से ही 91 में जिस महिंद्रा ग्रुप का कुल रेवेन्यू जहां 1520 करोड़ रुपए था, वो आज बढ़कर 1.22 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आइए इसके पीछे की कहानी को भी जानते हैं। दरअसल 90s में सुजुकी, हुंडई और जनरल मोटर्स जैसे ब्रांड्स के इंडिया में आने से मार्केट में लोगों के पास टाटा और महिंद्रा के अलावा कई और भी बेहतर ऑप्शंस आ गए, जो गुड लुकिंग होने के साथ ही फ्यूल एफिशिएंट भी थे। लेकिन महिंद्रा अपनी वही पुरानी जीप में कुछ चेंजेस करके अरमाडा, मार्शल और अरमाडा ग्रैंड जैसी गाड़ियां लॉन्च करती रही, जिसमें लोगों की दिलचस्पी कम होती गई। हालांकि कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लाने की कोशिश की गई, जैसे फोर्ड के साथ मिलकर फोर्ड एस्कॉर्ट सेडॉन को लॉन्च किया गया, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तब आनंद महिंद्रा ने जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। साल 1993 उन्होंने अपनी R&D टीम को रिस्ट्रक्चर करके पवन गोयनका जी को अपनी टीम में शामिल किया, जो उस समय जनरल मोटर्स में इंजन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। आनंद महिंद्रा के दिमाग में क्या चल रहा था, यह अंदाजा किसी को भी नहीं था। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जब पवन गोयनका से बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर एक इंडियन कॉम्पैक्ट SUV डिजाइन करने का खर्च पूछा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1000 करोड़ की जरूरत थी, जो महिंद्रा ग्रुप के 4 साल के प्रॉफिट से भी ज्यादा थी। लेकिन पीछे हटना आनंद जी ने सीखा ही नहीं है। उन्होंने कुछ खर्चों में कटौती करके इस प्रोजेक्ट को 550 करोड़ के बजट में आगे बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया और इस तरह साल 2002 में महिंद्रा की किस्मत बदलने वाला कॉम्पैक्ट SUV स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया, जबकि इसके 2 साल पहले ही इन हाउस इंजन के साथ बोलेरो को भी मार्केट में उतार दिया गया था। और फिर बोलेरो और स्कॉर्पियो की इस जोड़ी ने इंडियन मार्केट में धूम मचा दिया। और फिर XUV 300, XUV 500, XUV 700 और थार जैसी दमदार गाड़ियों ने महिंद्रा को मानो पंख ही लगा दिया। और दोस्तों, आपको पता ही है, आज भी ये सारी गाड़ियां इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स में शुमार हैं। इसके अलावा महिंद्रा की डिफेंस व्हीकल्स पर आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश भरोसा करते हैं। स्कॉर्पियो की सफलता के बाद आनंद महिंद्रा ने तेजी से विदेशी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया। गुजरात ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स को अपने में मर्ज करके साल 2010 में महिंद्रा दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। काइनेटिक मोटर्स, रेवा इलेक्ट्रिक और यूके की लीजेंडरी बाइक कंपनीज जावा, SD और BSA मोटरसाइकिल्स, इन सब पर आज महिंद्रा का ही कब्जा है। ये लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों। साउथ कोरिया की सैंगयांग और इटली की फेमस कार डिजाइन कंपनी पिनिनफरीना में कंट्रोलिंग स्टेक लेकर महिंद्रा ने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वही पिनिनफरीना है जिसने 20 करोड़ रुपए की कीमत वाली इलेक्ट्रिक हाइपर कार पिनिनफरीना बत्तीस्ता को बनाया है। इसके अलावा आज महिंद्रा के पास 2 वर्ल्ड क्लास रेसिंग टीम भी मौजूद है। आज महिंद्रा के टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा अकेले उसके ऑटोमोटिव डिवीजन से ही आता है। बाकी 31% टेक महिंद्रा और लगभग 9% रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज जनरेट करता है। तो दोस्तों, अब तक आप महिंद्रा कंपनी के इतिहास और बिजनेस एम्पायर के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। लेकिन अगर पर्सनली आनंद महिंद्रा की बात करें तो वह समय के साथ चलने वाले एक ऐसे कॉर्पोरेट लीडर हैं जिन्होंने लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अपडेट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर काफी एक्टिव रहने से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर वो मुंबई में हर साल महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। शायद फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के लिए उनका प्यार अभी भी बरकरार है। उनकी वाइफ अनुराधा एक जर्नलिस्ट थी जो अब एक फेमस लग्जरी एंड लाइफस्टाइल मैगजीन वर्ब की एडिटर हैं। आनंद महिंद्रा ने 1996 में नन्ही कली नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वो 5 लाख से भी ज्यादा गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद कर चुके हैं। इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2020 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आउटस्टैंडिंग वीडियो यार, बहुत मजेदार, एक बहुत ही खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जनाब। और हमने बहुत कुछ नया जाना। सबसे पहली बात तो ये कि जो इस वीडियो के अंदर मतलब सारी की सारी डिटेल्स बताई गई हैं, मैं 1 बाय 1 उनकी बात तो नहीं करूंगा। बेसिकली मैं अगर कोशिश कर सकूं तो मैं इसमें से कुछ टेक अवे पॉइंट्स लूंगा और उनके ऊपर मैं बात सॉरी, करूंगा। आपकी बात काट रही हूँ। अगर एक बात मैं पहले कर लूँ तो Go ahead. कि मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा है कि आनंद महिंद्रा या इनकी फैमिली का ताल्लुक पंजाब से है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी फेमस और कामयाब बिजनेसमैन देखे हैं वो सबके सब गुजरात से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर 1 बाय 1 उन टेक अवे पॉइंट्स की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट एजुकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस को जानना। और हमने यहाँ पे ये जाना कि मतलब जेसी महिंद्रा एंड केसी महिंद्रा दोनों भाइयों ने
एजुकेशन को किस तरह से अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 रखा, बावजूद इस चीज़ के कि उनके माता-पिता दुनिया में नहीं थे और जो बड़े भाई थे जेसी महिंद्रा, उन्होंने एक बाप की तरह अपनी पूरी फैमिली को जो है वो ना सिर्फ सपोर्ट किया, हाँ। अपनी एजुकेशन को उन्होंने 9 उन्होंने बहन भाइयों को उन्होंने अपने पढ़ाना हालात को लिखाना। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी पढ़ाई पे हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये कि उन्होंने अपने छोटे भाई जो केसी महिंद्रा जिनका नाम बताया गया, उनको उन्होंने बाहर भेजा और उन्होंने बाहर अपनी तालीम मुकम्मल की और यहाँ पर वो अपनी जो है वो तालीम मुकम्मल करने के बाद टाटा के साथ जो है वो मुंसलिक हो गए और वहाँ पर बेसिकली उन्होंने वो एक्सपीरियंस गेन किया जो कि उनको आने वाले वक्त में महिंद्रा एंड मोहम्मद के लिए ज़रूरी था। एंड जो और उनके 10-11 साल उन्होंने टाटा स्टील्स में काम किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाय द टाइम उनके जो छोटे भाई थे जेसी महिंद्रा, वो भी केसी महिंद्रा, वो भी वापस आ गए और ये 1945 का वक्त था कि जब यहाँ पे आज़ादी का एक दौर दौरा था और वो क्या कहना चाहिए कि जो मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस की वो बहुत ज़ोरों पे थी। बिल्कुल ऐसे और बाय द टाइम उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर ली और उनको ये दूरअंदेशी इसको कहिए कि उनको ये चीज़ समझ आई कि आने वाले वक्त में अगर हम स्टील के बिजनेस के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और उस चीज़ को फोर्सी करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपना घर तक सेल कर दिया उस चीज़ के लिए, येट उनको पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने जो है मलिक गुलाम मोहम्मद जो कि बाद में पाकिस्तान आ गए और यहाँ के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला सेटबैक उनको ये हुआ कि मलिक गुलाम मोहम्मद जो है वो पाकिस्तान आए और उनका जो शेयर थे वो बीच में से निकल गए। अब उन हालात के अंदर भी उन्होंने किस तरह से कंपनी को चलाए रखा और फिर उस चीज़ के बाद ये हुआ कि उनके जो आगे आने वाले जो डिसेंडेंट थे उन्होंने उस चीज़ को इस तरह से चेंज कर दिया कि आप ये देखिए कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई। अब अगेन क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के फौरी बाद का टाइम था, मुल्क जो है वो फ्लरिश कर रहा था, हर शोबे में जो है वो आप ये समझ लीजिए कि ज़रूरत थी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और एग्रीकल्चर बहरहाल सब कॉन्टिनेंट का एक वो वाला एक इंटेग्रल पार्ट है कि जिसको किसी भी सूरत में डिनाई नहीं किया जा सकता। सो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जिसके अंदर मतलब जो दूसरी इक्विपमेंट्स के साथ ट्रैक्टर एक ऐसी चीज थी कि जिसको उन्होंने दिया और इक्विपमेंट्स थे और सारा इससे कुछ पहले उन्होंने जीप किया। को इससे पहले वो जीप यहाँ पे लेके आए और बिकॉज उसका उन्होंने ये बताया कि भाई वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कामयाब इस वजह से भी हो गई क्योंकि ऐसा कोई रोड नेटवर्क तो यहाँ पे नहीं था। सो आम बंदे के दिमाग में सेंस बड़ी अच्छी बन गई ना, सिंस वो रोड नेटवर्क नहीं था और सड़कें उस तरह की नहीं होती थी, तो एक इस तरह की चीज जो हर तरह के टेरेन पे चलने के लिए बनाई गई है वो यहाँ पे बड़ी अच्छी चल सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब वो तो आप जिस व्हीकल की बात कर रहे हो वो प्रॉपर्ली बैटरी टेस्टेड था ना, तो मतलब वो इन रोड्स के ऊपर या इन जगहों पे चलने के लिए बेहतरीन रही। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये बेसिकली जो है वो दूरअंदेशी है, आने वाले वक्त को देखना। और फिर उन्होंने जिस तरह से अपने बिजनेस को वक्त के साथ साथ डाइवर्सिफाई किया, मतलब आप ये चीज़ देखिए कि जब उन्होंने ये देखा कि आने वाले वक्त में कंप्यूटर्स जो है वही राज करेंगे तो उन्होंने अपने आप को आईटी के अंदर और टेक महिंद्रा जो है वो इस वक्त मतलब वो जीप और ट्रैक्टर में नहीं फंसे रहे ना, उन्होंने इनोवेशंस की अपने बिजनेस को, होटल्स के अंदर भी उन्होंने स्टेप इन किया और बिल्कुल ऐसा ही टूरिज्म को देखते हुए वो एक लाइन पकड़ ली। बिल्कुल टूरिज्म के अंदर भी वो आए और जो है टेक महिंद्रा के बारे में मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने ये बताया और मुझे मतलब इतनी ज्यादा हैरत नहीं हुई बिकॉज हम जब भी इंडियन सिटीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो हर बड़े शहर के अंदर लाजमी है कि टेक महिंद्रा का भी नाम आता है कि जहाँ पे आईटी है वहाँ पे टेक महिंद्रा का नाम आता है। सो वो चीज़ समझ में आती है कि ये वहाँ की मतलब महिंद्रा की ये दूसरी बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है। और उन्होंने ये चीज़ बताई कि जब आनंद महिंद्रा आए तो वो भी खैर बाहर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आए थे और उनकी जो बिगिनिंग थी वो भी बिल्कुल एक वो शुरू स्क्रैच से उन्होंने इंटरेस्ट कितना उन्होंने अच्छा बताया कि हालांकि इस फील्ड में था भी नहीं उनका इंटरेस्ट, लेकिन फिर वो ये ना कि उन्होंने फैमिली बिजनेस जो है वो अपना ज्वाइन किया और स्टेप बाय स्टेप 1912 कह रहा हूँ 2012 के अंदर जो है वो फाइनली कंपनी के जो हैं वो चेयरमैन बन गए, वाइस चेयरमैन बने। और फिर उसके बाद आगे चलते चलते उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया इस कंपनी को। मतलब उस वक्त 1991 का उन्होंने ये बताया कि भाई मतलब 1000 सम करोड़ का जो रेवेन्यू था और अब इस वक्त तकरीबन कोई आप समझ लीजिए कि जो है वो 1,20,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। लेकिन अब उसके पीछे मैं तो ये कहूँगा कि वो आनंद महिंद्रा
की दूरंदेशी भी और उनके गट्स आते हैं उनके कैसे। फार-फेच्ड थिंकिंग थी और उनका जो रिस्क को टेक ऑन करने का एक तरीका था वो बिल्कुल था। बिल्कुल मतलब आप ये चीज देखो कि सडनली एक ये सेंस प्रिवेल कर जानी कि भाई अभी तक हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट और हमारी कंपनी इससे बहुत आगे जा सकती है, जस्ट हम इस जो ये कोलैबोरेशन वाला जो मामला है हम उसमें से आगे निकल उसमें से जाए, अगर हम उसमें से निकल सकें। अब उस चीज के लिए उस टाइम पे उन्होंने अपनी जो टीम थी उसको उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं नई चीज फ्रॉम स्क्रैच एसयूवी बनाना चाहता हूँ, मुझे बताओ उस पर खर्चा कितना आएगा, ऐसा ही। और फिर उस चीज को 550 करोड़ के अंदर मैनेज करना, वो चीज निकालनी। अब बोलेरो और स्कॉर्पियो कौन नहीं जानता, हमने वो गाड़ियां हमने देखी देखी हैं, हैं। हमने वो गाड़ियां और देख रखी हैं। पिछली जितनी गाड़ियां लॉन्च की वो सारी जीप्स जो थी वो सिमिलर थी अपने पहले डिजाइन के साथ। ये हाँ। टोटली एक नई चीज आई, शेप डिफरेंट हो गई, कंफर्ट बड़ा कंफर्ट इंक्रीज बड़ा हो और गया। तरह का हो गया। और फिर आप ये चीज देखो कि वंस ये दोनों गाड़ियां कामयाब हुई तो फिर महिंद्रा के कभी पांव जमीन को नहीं लगे। और उन्हें बताया एक कि बात। आज उनके पास जो है वो जहाजों में वो काम करते हैं, बोट्स में वो काम किस करते हैं, चीज में काम नहीं कर रहा है यार। फेरारी तक के अंदर तो उनके अपना हाथ डल गया। मतलब आप ये चीज देखो कि अब यही चीजें वो हैं कि अब वक्त के साथ साथ जब उनके पास उनकी कंपनी ग्रो करना शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये की कि उन्होंने बड़ा मैसिव अंडरटेकिंग एक ली और उन्होंने बाहर के बड़े बड़े जॉइंट्स जहां जहां उनका हाथ जाता था उन्होंने वहां वहां उन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और फिर उसके अंदर आप ये चीज देखो कि एक और बहुत बड़ा उन्होंने पॉइंट बताया कि भाई दो जो ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनियां थी, गुजरात ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स, उन दोनों को उन्होंने अपने अंदर जो है वो जम कर लिया। और इस वक्त वही ट्रैक्टर्स हैं जो कि दुनिया के 100 मुल्कों में जा रहे हैं। 100 मुल्कों में जा रहे हैं। सो अब वो इस वक्त मेरा ख्याल है वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर है ट्रैक्टर्स की, यही ऐसा ही, बताया उन्होंने। जी। तो द थिंग इज कि बेसिकली जो टेक अवे पॉइंट है इस चीज का वो ये है कि बिजनेसमैन उस वक्त तक एक लेजेंड नहीं बनता जब तक कि उसके अंदर रिस्क को कैलकुलेट करके उस चीज के ऊपर अमल करने की हिम्मत ना हो, नंबर वन। दूसरी चीज ये कि हर बंदा रतन टाटा या आनंद महिंद्रा नहीं होता, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज इन रिस्क्स के साथ बहुत सी और क्या कहना चाहिए टेंशन्स भी होती हैं, प्रेशर्स होते हैं, और ये हर बंदा नहीं ले सकता। ये चोजन लोग होते हैं कुदरत की तरफ से, इनके अंदर वो सलाहियत होती है कि ये उन चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं। ये अपनी पूरी की पूरी कंपनी को उसके कोर से जानते होते हैं कि क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं और क्या क्या बावजूद इस हमारे, चीज के और मार्केट को उनका समझने का तरीका आम बंदे से बहुत मुख्तलिफ होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। मतलब आप ये देखो ना कि इस तरह की कामयाबी, इस तरह की सफलता आपको आम जगहों पे देखने को नहीं मिलती। बिजनेस तो हर दूसरा बंदा कर रहा है, लेकिन कितने लोग रतन टाटा बने, कितने लोग आनंद महिंद्रा बन सके, ठीक है ना। सो ये बहरहाल एक जो है वो चीज है कि इस तरह के प्रेशर्स जो होते हैं ना वो लेने का हर एक है। और फिर मतलब अपार्ट फ्रॉम दोज प्रेशर्स, जो आइडिया आपने अपने ब्रेन से बाहर निकाला है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये करना चाहता हूं और मैं ये कर सकता हूं। और उसके बाद इतनी बड़ी टीम को साथ लेके चलना और उससे वो काम करवा लेना, ये मतलब एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वाकई चोजन वंस होते हैं। और फिर आखिर में जो हमने एक चीज देखी वो ये कि भाई 5 लाख बच्चियों की एजुकेशन उन्होंने संभाली और वो सारा कुछ किया। सो यार आउटस्टैंडिंग वीडियो, हमें बहुत कुछ नया पता चला, बहुत थोड़ा मालूम था, बहुत कुछ जान के हम उठ रहे हैं इस वीडियो से। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ नया अगर आप हमें महिंद्रा के बारे में मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा द कंपनी, आनंद महिंद्रा, उनके बारे में बताना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। वी वुड लव टू एजुकेट आवरसेल्व्स। और फिर वक्त ये भी बता दीजिएगा कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।